जितने भी एज रिलेटेड क्वेश्चन थे उन सभी को हमने एक ही फॉर्मेट सभी का बताया था कि 95% क्वेश्चन हो जाएंगे अगर उनकी प्रेजेंट एज मान लो। जैसे प्रेजेंट एज क्या क्या मानेंगे, क्यों कौन कौन है इसके अंदर? प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी है तो नूरी की क्या मान लो? x ईयर्स। दूसरी कौन है? प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की क्या मान लो? y ईयर्स। ठीक है, अब ये प्रेजेंट एज है इनकी। अब पहले में रिलेशन क्या गिवन है हमें, कितने साल पहले का रिलेशन दे रखा है, ये देखो कितने साल पहले, तो यहाँ लिखेंगे 5 साल पहले, 5 ईयर्स एगो। नूरी वास कितनी होगी? x - 5 ईयर्स। और सोनू कितने का होगा? y - 5। अभी हमने सिर्फ 5 साल पहले दोनों की एज को लेके गए, अभी रिलेशन नहीं लिया हमने। रिलेशन में क्या लिखा हुआ है कि नूरी विल बी कितने टाइम्स? 3 टाइम्स दैट ऑफ सोनू एज, यही लिखा है ना। तो नूरी की इस समय पे एज क्या है? 5 साल पहले की एज क्या है? इज इक्वल 3 टाइम्स ऑफ, तो बस सॉल्व कर लो, इक्वेशन बन जाएगी एक आपकी 3y माइनस में 15। इसको x/y को एक तरफ ले ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो x - 3y इज इक्वल -15 प्लस में 5, तो x - 3y इज इक्वल क्या आ गया? माइनस का 10। ये पहली इक्वेशन हो जाएगी। अब कितने साल बाद का रिलेशन दे रखा है? 10 - कितने साल बाद का रिलेशन है? आफ्टर कितने साल? 10 ईयर्स, 10 साल बाद। 10 साल बाद क्या होगा भाई? नूरी की एज क्या होगी? क्या होगी? x प्लस 10, 10 साल बाद है ना। और सोनू की एज क्या होगी? y + 10। ठीक है ना। अब लिखा हुआ है कि जो नूरी की जो एज है वो कितने टाइम्स है? ट्वाइस है, कितनी है? ट्वाइस ऑफ सोनू एज। कितने साल बाद? आफ्टर 10 ईयर्स। तो अब यहाँ पर नूरी की एज कितनी है? x + 10 इज इक्वल ट्वाइस ऑफ y + 10। कितना आ गया? x + 10 इज इक्वल 2y प्लस कितनी? इसको x/y को एक्सचेंज करो, x - 2y इज इक्वल 20 में से 10 गया, क्या बच गया? x - 2y इज इक्वल आ जाएगा 10। इन दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। समझ रहे? इतना आसान था ये तो। 24 बता दो। तो सर 20 और 50 क्या है? 24 एक बार पढ़ो। The denominator of a fraction is greater than its numerator by 11. देखो रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। न्यू मान लो x और डैन मान लो y। ठीक है, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? अब क्या लिखा हुआ है? न्यूमरेटर कितना ज़्यादा है? डिनोमिनेटर 11 ज़्यादा है, मतलब y इज इक्वल x + 11, यही लिखा है? तो इसका मतलब क्या हो गया? ये पहली इक्वेशन मान लो। अब क्या लिखा है? क्या लिखा है आगे? If 8 is added to both दोनों में 8 ऐड करो तो फ्रैक्शन बिकम reduced to 1/3. 1/3 हो जाएगा। बस सॉल्व करो, क्रॉस का मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन बनेगी, निकल जाएगा। इतना आसान था वो तो। ठीक है ना। और 30th किसने पूछा था? ये कौन ने पूछा था 30th? उसमें क्या लिखा? आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माई 30 है, कौन सा है? एक और पूछा था 33। हाँ यही वाला 33। तो इसमें फादर और सन है, तो फादर की एज क्या, सन की एज क्या मान लो? x मान लो, फादर की एज कुछ भी मान लो। लेट सन्स एज प्रेजेंट एज x ईयर्स और फादर्स प्रेजेंट एज y ईयर्स। लिखा हुआ है आई एम 3 टाइम्स। आई एम 3 टाइम्स का मतलब प्रेजेंट का कंडीशन दे रखी है ये कि जो फादर की एज है वो बेटे की एज का कितना है? 3 टाइम्स है। ठीक है। अगर x फादर की मान लोगे तो x = 3y आ जाएगा।
वाई फादर की मानोगे तो वाई इज इक्वल 3x हो जाएगा। अब कितने साल बाद? 5 ईयर्स, 5 साल बाद सन की कितनी होगी? x माइनस 5। फादर की कितनी होगी? को सॉरी बाद नहीं है, मतलब बिफोर है। फादर की कितनी होगी? तो 5 years later है। लेटर है या लेटर तो प्लस प्लस हो जाएगी दोनों में। नाउ फादर क्या लिखा हुआ है, कितने टाइम्स हो जाएगा? 2.5 times 2.5 टाइम्स दैट ऑफ सन। 2.5 टाइम्स का मतलब कितना होगा? 5/2। तो क्या हो जाएगा इसका? फादर की एज क्या है? y प्लस 5 इज इक्वल 5/2 दैट ऑफ x प्लस 5। क्रॉस का मल्टीप्लाई करो, 2 का कर दोगे इसमें पूरे में तो क्या हो जाएगा? 2y प्लस 10 इज इक्वल 5 का करो इसमें। ध्यान रखना नीचे वाली संख्या का इधर क्रॉस में करते हैं और ऊपर वाली का सेम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब क्या आएगा? 2y को दल ले और 10 को दल ले जाओ, क्योंकि पहले x लिखेंगे। तो 10 माइनस 25 इज इक्वल 5x माइनस 2y, ठीक है। 10 में से 25 गया, माइनस 15 इज इक्वल 5x माइनस 2y। अब फ्रॉम फर्स्ट, ये सेकंड मान लो। अब सीधा सब्स्टिट्यूशन कर दो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड से सीधा। कहीं जरूरी नहीं है कि लैमिनेशन ही करें, हम सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि y इज इक्वल 3x दे रखा है सीधा, तो जहाँ पर y लिखा है ना इस इक्वेशन में, उसके ऊपर क्या लिख दो? 3x लिख दो। तो हमें अलग अलग एलिमिनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो माइनस 15 इज इक्वल 5x माइनस 2 इंटू कितना? 3x। तो कितना आ जाएगा? माइनस 15 इज इक्वल 15, ये 10 6 हो गया, 5x माइनस 6x। तो माइनस 15 इज इक्वल क्या आ गया? माइनस x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो y की वैल्यू क्या आ गई? 15 इंटू 3, 15 दिया हो गया। फादर की एज 45 हो गई और सन की एज 15। हाँ अभी क्या परेशानी हो रही थी इसमें तुम्हें? है निकल गया था बाद में? पक्का? सच तो नहीं कह रहे? हो गया ना, समझ रहे हो? तो मेरे ख्याल में एज रिलेटेड क्वेश्चन अब तुम्हें काफ़ी हद तक आ जाने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% आ गए तुम्हें ये, लेकिन मैं इतनी उम्मीद तो कर सकता हूँ कि 50-60% तक तो अंडरस्टैंड हो ही जाएंगे ये, ठीक है ना। 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने जनरली कराए तुम्हें अभी तक। एज रिलेटेड हो गया, डिजिट रिलेटेड हो गया और फ्रैक्शन रिलेटेड हो गया। और यही सेम टू सेम क्वेश्चन अगले चैप्टर में भी आएंगे, ध्यान रखना। जो अगला चैप्टर हम जब करेंगे, क्या नाम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेम क्वेश्चन होंगे, सेम स्टेटमेंट होगी। फ़र्क इतना है कि जैसे यहाँ पर कौन सी इक्वेशन बनी है, इसमें लीनियर इक्वेशन बनी है ना, वहाँ पर कौन सी बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, समझ रहे हो? यहाँ लीनियर बनी है, वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाकी समझने का, करने का तरीका सब कुछ एज इट इज रहेगा तुम्हारा ये। इसलिए कहता हूँ जो चौथा चैप्टर है वो 2 चैप्टर को मिला के है तुम्हारा, पॉलिनोमियल प्लस लीनियर इक्वेशन। पॉलिनोमियल आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है, कैसे करते हैं, जीरोज निकालना सीख लिया वहाँ पर। और लीनियर इक्वेशन क्या है, यहाँ वर्ड प्रॉब्लम सीख ली। तो दोनों को मिला दो, चौथा हो गया, समझ रहे हो? तो ये समझ में आ गया ये। अब रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन कुछ समझ में आया तुम्हारे? रेक्टेंगल वाला हो जाएगा ना। अब एक टाइप का क्वेश्चन और कराता हूँ मैं तुम्हें, उसके बाद आपके मिसलेनियस क्वेश्चन आ जाएंगे, जहाँ पर हम अलग अलग तरीके के कुछ क्वेश्चन होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करके करते हैं हम, ठीक है। चाहे वो डिजिट वाले हो गए, चाहे नंबर वाले हो गए, कॉन्सिक्यूटिव नंबर वाले हो गए, इस तरह से कुछ क्वेश्चन होते हैं वो, ठीक है। पहले आप एक जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो देख लो। 1-2 क्वेश्चन है अलग अलग स्पीड वाले। स्पीड वाले कैसे क्वेश्चन है वो देखो। देखो ध्यान से समझो कि मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये A है, ये B है, 2 स्टेशन है, यह एक रोड है, पूरी हाईवे है, और एक यहाँ पर हाईवे का मतलब स्टे है और एक यहाँ पर हाईवे का स्टे है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं 100 किलोमीटर।
ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है और दूसरी कार यहाँ से स्टार्ट होती है, कार ए कार बी। अब क्वेश्चन में स्पीड वाला क्वेश्चन कैसे होगा, लिखा हुआ है कि इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, तो दे विल मीट, मान लेते हैं इस पॉइंट पर मिल जाती हैं, सी पॉइंट पर, आफ्टर 10 आवर्स, 10 घंटे बाद मिल जाती है। ठीक है, इफ़ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 10 आवर्स। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी मतलब स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ दे ट्रैवल इन द अपोजिट डायरेक्शन, और ये ध्यान रखना है कि जब सेम डायरेक्शन में जा रही थी, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, दोनों तरफ की स्पीड चेंज नहीं है, एवरेज स्पीड दोनों तरफ की क्या है, दोनों की सेम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ए से सी की तरफ जा रही थी तो अलग हो जाएगी जब इधर जाएंगी। अब क्वेश्चन अगला वाला कंडीशन है, इफ़ दे ट्रैवल इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट का मतलब ए इधर जाती है, बी इधर जाती है, तो दे मीट इन, मान लो 2 आवर्स में मिल जाती हैं, 2 घंटे के अंदर मिल जाती हैं। तो बताओ ए और बी की स्पीड क्या होगी, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी। तो पहले समझो, ऐसे 2-3 क्वेश्चन मैंने इसके अंदर दे रखे हैं और ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, ध्यान रखना। कंडीशन पहले क्या है, 2 कार्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी विच आर 100 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इफ़ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर स्टार्ट होती हैं। इफ़ दे स्टार्ट एट द सेम टाइम in the same direction then they will meet in 10 hours। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि if they travel in opposite direction, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तो they meet in 2 hours। find the respective speed of car A and B, या एवरेज स्पीड ऑफ कार A and B। स्पीड निकालनी है, कार A की स्पीड क्या आती है और कार B की स्पीड क्या आती है। ठीक है ना, तो एक तो है समझने वाला तरीका, एक क्या है रटने वाला तरीका। रटने वाला क्या है कि जैसे मान लो हम इसकी स्पीड में, वो तो है ही है, स्पीड तो ऑब्वियसली दोनों के अलग अलग मानेंगे, उसमें रटना क्या है, वो तो सेम है सभी के लिए, जो पूछा है वो मान लो पहले कि लेट स्पीड ऑफ कार फ्रॉम ए क्या होगी, x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार फ्रॉम b मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है बिटवीन दैम, 100 किलोमीटर। अब रटने वाला क्या है, ऑब्वियसली जब ए एक ही टाइम पर चल रही हैं, अगर ए बी को पकड़ना चाहती है तो ए की स्पीड ज़्यादा ही होगी तभी पकड़ पाएगी, वैसे तो पकड़ नहीं सकती। ठीक है ना, कितनी ज़्यादा है, बी से कितनी ज़्यादा है, उस स्पीड के हिसाब से ये इसको पकड़ेगी, वो समझ रहे हो। तो कितनी ज़्यादा है कैसे निकालेंगे कि ए की स्पीड में से बी की स्पीड को क्या कर देंगे, माइनस कर दो, ए की स्पीड की बी की स्पीड को क्या कर देंगे, माइनस, तो ये हो जाएगी स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, रिजल्टेंट स्पीड इन सेम डायरेक्शन। इज इक्वल हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस इज इक्वल क्या होता है, स्पीड इनटू डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, स्पीड कितनी है, कितने घंटे मिलते हैं, कितने घंटे बोला था मैंने, 10 आवर्स। एक हाँ भाई देखो,
इसको सॉल्व करो, 10 से डिवाइड करोगे तो x माइनस वाई इक्वल क्या आ गया 10। अब देखो ध्यान दो, इधर अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो स्पीड क्या बनेगी, माइनस हो जाएगी, सॉरी सेम डायरेक्शन में। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो बढ़ जाएगी, क्योंकि आधी ये कवर करेगी आधा ये कवर करेगी, तो दोनों को मिल करके ज़्यादा हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, ये रिजल्टेंट स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों को प्लस कर दो, मतलब हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला लग जाएगा, डिस्टेंस 100 इज इक्वल कितने घंटे में मिल जाती है, 2 घंटे में। डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम, 2 से काट दोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल कितना आ जाएगा, ये बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। ये तो था रटने वाला तरीका, ठीक है, कि अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस हो जाएगी स्पीड, और सेम डायरेक्शन है तो माइनस स्पीड हो जाएगी। बाकी ये फॉर्मूला याद रखना है, डिस्टेंस इज इक्वल क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। जो तुम्हारी प्लस माइनस स्पीड करके आई है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम से, जितने देर में वो मिलती हैं, ठीक है, और इस तरह से आ जाएगा। लेकिन x प्लस वाई एक्स माइनस वाई कैसे आया, ये हम समझ के निकालते हैं फिर ये, ठीक है। वो समझ के कैसे निकालते हैं, ये मिटा दो, 100 कैसे आया वहाँ पे? वो तो दे रखी है ना, डिस्टेंस बिटवीन 10 से डिवाइड कर दिया ना, ऐसे यहाँ भी डिवाइड कर दिया 2 से। हटा दो इसे, किसी भी मेथड से कर सकते हैं ना, वो तो हम पे डिपेंड। श्रद्धा है, प्योरली श्रद्धा। अब ये हटा देता हूँ यहाँ से। देखो अब एक बात देखो, ध्यान से समझना, ये 10 घंटे मान लो यहाँ पे मिल जाती है, इस जगह पे मिल जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगा उससे, 10 घंटे लगे ना। किस स्पीड से चली वो, डिस्टेंस इज इक्वल क्या होता है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 10 आवर्स कितनी होगी, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 आवर्स फ्रॉम ए इज इक्वल क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, नहीं होता, ठीक है ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल क्या होगा, स्पीड क्या है x, टाइम क्या है 10, तो कितने हो गया 10x किलोमीटर। ये कौन सी कार कवर कर रही है 10x किलोमीटर, ए, यहाँ से ए से चलिए, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई 10x किलोमीटर हो गई, इसने कवर की। और ऐसे ही डिस्टेंस कवर्ड इन 10 आवर्स, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे मिलती हैं, सेम ही टाइम पर चली हैं, लेकिन ये फ्रॉम पॉइंट बी, ये इसका कितना डिस्टेंस हो जाएगी 10 बाई, क्योंकि ये किस स्पीड से जा रही है, y किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ये x से जा रही थी और y से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 10 बाई किलोमीटर, ठीक है ना। ये दौड़ रही थी, ये पैदल चल रही थी, पकड़ लिया उसको, ठीक है ना। ये कांस दौड़ रहा था और ये एरिक पैदल चल रहा था, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो गया, अब यहाँ पर देखो 10x और 10 बाई दोनों की अलग डिस्टेंस आ जाएगी। अब एक बात बताओ, दोनों की डिस्टेंस में कितने किलोमीटर का फ़र्क है, किसने ज़्यादा कवर किया है, ए ने ज़्यादा कवर किया है, कितनी ज़्यादा कवर किया है 100, क्योंकि इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, 10x माइनस 10y इज इक्वल क्या हो जाएगा 100। 10 कॉमन ले लो तो x माइनस वाई इज इक्वल क्या आ गया 100, तो x माइनस वाई क्या आ गया। अब ये हमने समझा के बताइए यहाँ पर कि किस तरीके से स्पीड x माइनस वाई आई थी, ठीक है ना। हमने वो वहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया था कि भाई 10 इंटू
डिस्टेंस इनटू टाइम, सीधा लिख दिया था वो निकाल के, वो रटने वाली चीज़ होगी तुम्हारी। यहाँ पर हमने ये बताया है कि आखिर टैक्स माइनस वाई क्यों आया, कैसे आया, इसलिए मैंने कहा था या तो रट लो या समझ के कर लो, ठीक है ना। अब इसी तरह से अगेन मैं लिखता हूँ यहाँ पर अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, मान लो ये इधर गई, ये इधर गई, मान लो इस पॉइंट पर मिल गई, तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 2 घंटे मिल जाती है ना, तो ये 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर की इसने, 2x के बराबर स्पीड इनटू टाइम। ये भी 2 घंटे चली, तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 2y। दोनों ने मिलकर टोटल कितनी कवर की है, करी या नहीं करी। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधा क्या आ जाएगा, 2x प्लस इज इक्वल 2 कॉमन ले लोगे। अब आ गई ना सेम बिल्कुल कंडीशन वही वाली जो हमने लास्ट लिखाई थी, तो x प्लस वाई इज इक्वल क्या आ गया, ये बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा आपका। इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन बनी है, ये थोड़ा करना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। हैं ये वाला, अरे यहाँ से तुम भाग रहे हो, यहाँ से तुम्हारे साथ कोई नहीं बैठा, वो भाग रहा है, मान लो बैठा हुआ है इनविजिबल, ठीक है। तो दोनों ने, ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, लेकिन मेरे यहाँ पे गए तो दोनों ने मिलकर कितनी कवर की, 100 ही कवर करेंगे ना। तो ये प्लस ये कितना हो गया, 100, यही 100 ही तो लिखा है हमने, 2x प्लस 2y। अब ये कह सकते हो 2x कैसे आ गया, कि डिस्टेंस इज इक्वल क्या होता है, स्पीड इनटू स्पीड कितनी थी यहाँ से, x किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से स्पीड कितनी थी, y किलोमीटर पर आवर। कितने घंटे में दोनों मिल रहे थे, 2 घंटे में। तो ये 2 घंटे में कितनी कवर करेगा, 2x, और ये 2 घंटे में दोनों ने टोटल मिलके 2x प्लस 2y इज इक्वल। आ गया समझ में, पक्का। बुकलेट में शायद 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं ऐसे, देखो कौन वीडियो ही बनती, लेमिनेशन कर देना, एलिमिनेशन कर देना, निकल जाएगी, एक ये बनेगी, हो जाएगा ना। अगले वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वाला, कोशिश करना जितने क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं ना वो सारे कर लो आप, ठीक है ना। और अगली बार से हम क्वाड्रेटिक के इक्वेशन स्टार्ट करा देंगे, ठीक है। तो अगले वाला क्वेश्चन कौन सा है, सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला क्या है, हाँ स्टूडेंट्स वाला ही है ना। देखो क्या है अभी कुछ क्लास में बच्चे, इधर ध्यान दे लो भाई, कुछ क्लास में बच्चे हैं, ठीक है। मान लो 20 बच्चे बैठे, इनको हम कुछ नंबर ऑफ रोज में और नंबर ऑफ कॉलम के अंदर क्या करना है, अरेंज करना है। जैसे एक रो में इतने, एक रो में इतने, एक रो में इतने, एक रो। मान लो हर स्टूडेंट को एक रो के अंदर 5-5 स्टूडेंट कर दिए हमने। कितनी रो बनेंगी, 4 रो बनी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें कितने स्टूडेंट हैं, 5, और रो कितनी है, 4। क्या शेप बन गई ये वाली, नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालोगे, ये वाला मल्टीप्लाइड बाय ये वाला, 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने ये किया कि हम 5 नहीं करना चाह रहे, हम 4-4 स्टूडेंट लिखना चाह रहे हैं एक रो में। एक स्टूडेंट क्या कर दिया हमने, तो रो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। मतलब एक रो में स्टूडेंट कम कर दिए जाएंगे तो नंबर ऑफ रो क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। तो कैसे, जैसे इसमें क्या कर दिया हमने, 4 स्टूडेंट कर दिए, तो रोज कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट तो उतने ही रहने हैं ना जितने पहले थे। अब ये 4 हो गया, ये कितनी हो गई, 5। स्टूडेंट कितने रहेंगे, 4 × 5, 20 ही है स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या है कि हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट को ही अरेंज करना है, किसके अंदर, रो के अंदर।
ठीक है ना। अब क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, कुछ स्टूडेंट है क्लास के अंदर जिनको हमें रो के अंदर क्या करना है, खड़े करना है। अब उसमें कंडीशन दे रखी है कि कितने, देखो क्या लिखा है, If 3 students are extra in a row, there would be 1 row less. अगर हर रो के अंदर 3 स्टूडेंट ज़्यादा कर दें तो रो की संख्या कितनी को कम हो जाएंगी, एक कम हो जाएगी, ठीक है ना। और क्या लिखा है आगे, If 3 students are less in a row, अगर कम कर देते हैं तो नंबर ऑफ रोज बढ़ जाएंगी, there would be 2 more rows. ठीक है ना। तो जो ओरिजिनली हमने जो बनाया था उसके हिसाब से कितने एक रो के अंदर स्टूडेंट्स हैं ये हमें बताना है। मान लेते हैं कि एक रो में x स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट खड़े हैं, और इसमें y नंबर ऑफ रोज बन गई। x स्टूडेंट खड़े करके हमें नहीं पता कितने थे ओरिजिनली, तो बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालेंगे टोटल। एक रो में x स्टूडेंट हैं और नंबर ऑफ रोज y बनी है, नंबर ऑफ रो कितनी है, y है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए। हाँ हाँ बोलो, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकाले थे तुमने, तो फिर यहाँ पे भी तो 5 की जगह पर x लिखा हुआ है, यहाँ पे भी तो 4 की जगह पर y लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, एक्स वाई। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, एक्स वाई, ठीक है। ये इसकी सबसे पहली स्टेटमेंट होगी, लिखो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो इज इक्वल एक्स, और नंबर ऑफ रोज मान लो y, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल एक्स वाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल एक्स वाई। तो जो नंबर यहाँ पर 20 लिखा था उसकी जगह पर क्या आ गया, अब एक्स वाई आ गया, समझ रहे हो, उसकी जगह पर क्या आ गया 20 एक्स वाई आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ो और उसके हिसाब से आंसर इक्वेशन बनाओ। क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में, पहले स्टेटमेंट में, If 3 students are extra in a row, बस रुक जाओ यहीं। अगर एक रो में 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर देते हैं, पहले कितनी रो कितने स्टूडेंट थे, अब 3 और ज़्यादा हो गए तो कितने, x+3 हो गई, मतलब ये x+3 की बन गई, तो नंबर ऑफ रोज कितनी कम हो जाती हैं, y-1। लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट तो उतने ही हैं, स्टूडेंट तो कितने आए तुम्हारे, xy आए नहीं आए, तो क्या होगा x+3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल दोगे, x+3 मल्टीप्लाइड y-1 इज इक्वल xy, इज इक्वल क्या होगा xy। जैसे हमने यहाँ पर चेंज कर दिया था ना रो और उसको, लेकिन स्टूडेंट तो उतने ही थे, ठीक है ना। इसी तरह से चेंज करके हमने मल्टीप्लाई किया रो को और कॉलम को, ठीक, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाले, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है एक्स वाई। अब इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई, जैसे रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन था सेम वैसे ही बन गया, अगर रेक्टेंगल के अंदर ही हम लेंथ ब्रेथ को अलग अलग कर रहे थे, यहाँ पे भी वही हो गया सेम। मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, xy-3 से करो, 3y-3 इज इक्वल एक्स वाई, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया तो -x + 3y इज इक्वल 3, ये बनेगी पहली इक्वेशन, ठीक है ना। अब दूसरे में क्या क्या रखा है, सेकंड वाले में क्या है, क्या लिखा है, if 3 students are less in a row, अब कम कर दो, इसमें पहले कितने थे, x+3 थे, अब x-, तो नंबर ऑफ रोज बढ़ जाएंगी, कितनी बढ़ गई, 2 रो बढ़ गई, y+2 हो गया, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट तो मल्टीप्लाई करके ही निकालोगे, तो दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी आपकी, x-3 मल्टीप्लाइड y+2 इज इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने रहने हैं तुम्हारे, इसको सॉल्व करो, उससे क्या निकलेगी आपकी दूसरी वाली इक्वेशन बनेगी। इस तरीके से क्वेश्चन निकालोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ध्यान रखना। पुरानी वाली एनसीईआरटी थी, उसके ऑप्शनल में थे ये क्वेश्चंस, बता दूंगा आपको, ठीक है ना। लेकिन फ़िलहाल की नई की एनसीईआरटी में नहीं है ये वाले क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आ सकते हैं, समझ रहे हो। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है जो ऐसे ही निकालते हैं हम, ध्यान रखना। वो कौन सा है, स्पीड वाला क्वेश्चन है, ध्यान दो, ये भी उसी का क्वेश्चन है, ये वाला है 51 क्वेश्चन,
ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ सर्टेन स्पीड। पहले केस में क्या लिखा हुआ है? इफ़ द ट्रेन, क्या लिखा है? If the train would have been 6 kilometers Per hour? मोर है Faster. फास्टर, तो टाइम कितना लगेगा? It would have taken 4 hours less than. सेम वैसे ही बन गया। डिस्टेंस इज इक्वल क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है ना। लिखा हुआ है कि मान लेते हैं कि इतनी डिस्टेंस कवर करनी है, ये वाली डिस्टेंस है, ये कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, जो सर्टेन मतलब फिक्स है डिस्टेंस। लिखा है कि अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा ऑब्वियसली। स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम क्या लगेगा? लेकिन डिस्टेंस तो उतनी है। आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मान लो ओरिजिनल स्पीड मान लें कि ट्रेन की ना बढ़ रही है ना घट रही है, जितना यूजुअल स्पीड से जाती थी वही मान लेते हैं हम। उसकी ट्रेन की जो स्पीड थी वो x किलोमीटर पर आवर है, समझ रहे हो? और जो शेड्यूल्ड टाइम है इस स्पीड से जितने देर में पहुंचना था, शेड्यूल्ड टाइम जो ओरिजिनल टाइम भी कह सकते हैं, मान लो y आवर्स लग गए उसको इस स्पीड से जाने में, इतने घंटे लगे। ये उसका रोजाना का शेड्यूल था। शेड्यूल का मतलब इस स्पीड से जाना है, 6 बजे चलना है, 8 बजे पहुंच जाना है, 50 की स्पीड है, 100 किलोमीटर चली गई डिस्टेंस, ऐसे मतलब डेली का रूटीन था, ठीक है। तो हमें पता है कि डिस्टेंस कितनी आ गई? डिस्टेंस इज इक्वल क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो कितनी डिस्टेंस आ गई? x बाई किलोमीटर। मतलब यहाँ से a और b से लेकर के डिस्टेंस कितनी है आपकी? x बाई किलोमीटर। ये फिक्स है, ठीक है ना। हम स्पीड को कम कर रहे हैं ना ज़्यादा कर रहे हैं। शेड्यूल्ड टाइम है, शेड्यूल्ड डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम। स्पीड x मान ली, टाइम को y मान लिया, तो डिस्टेंस इज इक्वल हो गया x इंटू वाई। ये फिक्स है। लेकिन हुआ क्या कि इस स्पीड को हमने गड़बड़ किया। क्या गड़बड़ किया? कभी हमने बढ़ा दी, कभी इंक्रीज कर दी, कभी बढ़ा दी, कभी इंक्रीज कर दी, कभी घटा दी, कभी डिक्रीज कर दी, ठीक है। बहुतों को नहीं पता ना, वो पता नहीं, हाँ सही है, ये सही है। तो हम क्या करेंगे, चाहे हम स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड को डिक्रीज करेंगे तो टाइम, लेकिन डिस्टेंस क्या रहेगी आपकी? सेम रहेगी। अब पहले केस में क्या किया है? स्पीड कितनी बढ़ाई है? कितना इंक्रीज किया है स्पीड को? 6 किलोमीटर पर आवर। x प्लस 6 हो जाती है स्पीड, हो जाती है ना। तो टाइम कितना लगता है? 4 hours। लेस, 4 आवर लेस लिखता है ना। y माइनस, अगर इस स्पीड से जाता है तो इतना टाइम लगेगा। डिस्टेंस आ जाएगी स्पीड इनटू टाइम, बट डिस्टेंस इज इक्वल कितनी है? वही तुम्हारी हो गया ना सेम। वैसे वही वाला क्वेश्चन, रेक्टेंगल वाला, या मान लो जो स्टूडेंट वाला, स्पीड को इंक्रीज किया, टाइम क्या हो गया? कम किया, डिस्टेंस निकलेगी। इसको सॉल्व करोगे क्या? x बाई माइनस 4x प्लस माइनस 24 इज इक्वल x बाई कट गया, माइनस 4x प्लस 6 बाई इज इक्वल में 24। ये बन जाएगी पहली क्वेश्चन, ठीक है। अगेन लिखोगे। अब क्या गड़बड़ किया उसमें? और ट्रेन को 6 किलोमीटर स्लोअर चलाया, स्लोवर कर दिया। स्लो का मतलब माइनस कर दिया, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। कितना? 6 घंटे। 6 घंटे ज़्यादा लग गए। डिस्टेंस तो उतनी ही x बाई, ठीक है ना। न्यू स्पीड इंटू न्यू टाइम, न्यू स्पीड इंटू न्यू टाइम इज इक्वल डिस्टेंस, बट टाइम इज इक्वल क्या? स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल कितनी दे रखी है? x बाई। इसको सॉल्व करोगे आपका क्या निकलेगी? दूसरी इक्वेशन निकलेगी। दोनों को सॉल्व कर लोगे, आपका x और y निकल जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ गया? ठीक है। अब और भी क्वेश्चन है वैसे इसके अंदर, कोशिश करना कि बाकी क्वेश्चनों को भी निकालने का, ठीक है। सारे निकाल लो तो और अच्छी बात है। और देख लो एक आध क्वेश्चन और इसके अंदर। यस वाला देख लो, एक यस वाला, यस
46. Yes. Yes scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer, losing 1 marks for each wrong answer. क्या करोगे आप? 40 marks in getting 3 marks for right और 1 marks for wrong. मान लेते हैं कितने अटेम्प्ट करें? राइट आंसर x और रॉन्ग आंसर y. राइट के कितने मिलते हैं? +3. एक क्वेश्चन का 3 नंबर मिलेंगे तो x क्वेश्चन के कितने मिले? 3x. अरे शांत हो जाओ ताऊ. अगर एक को सही क्वेश्चन के 3 नंबर मिलते हैं तो नंबर ऑफ राइट आंसर कितने लिखे हैं हमने? x लिखे हैं तो 3x आंसर के कितने नंबर मिले? 3x. अब एक रॉन्ग क्वेश्चन के रॉन्ग आंसर जो दिया है वो y है और कितने कट जाते हैं उसके? 1 नंबर कट जाता है. तो कितना हो गया? 1y कट गया. टोटल मिला के कितने मिले? 3x माइनस 1y, क्योंकि 3x हमें मिले, 1y हमारे कट गए. 40 इज इक्वल कितना दे रखा है? 40. तो आंसर क्या लेगा? अगर राइट आंसर x मान लेते हो, रॉन्ग आंसर y मान लेते हो, तो पहली इक्वेशन में 3x माइनस y इज इक्वल क्या आ जाएगा? 40. आ गया ना? अगर क्या हो जाए? 2 नंबर कट जाए, 4 नंबर सही के मिले और 2 नंबर राइट के कट जाए. यही लिखा है, क्या लिखा है? 4 नंबर मिलेंगे तो कितना आएगा? 4x. रॉन्ग आंसर के कितने कटेंगे? 2 नंबर कटेंगे तो 2y. कितना मिले स्कोर? 50 मिला? नहीं मिला? ये दूसरी क्वेश्चन बन जाएगी. दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आपका भगा चला आएगा. ठीक है, ऐसे सिंपल से क्वेश्चन है. समझ में आ गया? ठीक है. ये 47 तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है. ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है. 47 पढ़ोगे तो हैं? ध्यान दो भाई, शांत. लिखा हुआ है फ्रॉम अ बस स्टैंड बेंगलोर, 2 टिकट मालेश्वरम की और 3 टिकट ये कौन सा लिखा है? यशवंतपुर की. दोनों की कॉस्ट में कितनी है? 46 रुपीज़. अगर 3 टिकट मालेश्वरम की खरीदता है और 5 टिकट यशवंतपुर की, तो टोटल किराया कितना होता है? तो बताओ फेयर्स कितना है? तो वेरी आसान. मालेश्वरम की मान लो टिकट की कॉस्ट x, एक टिकट की कॉस्ट x मान लो, और दूसरा है जो y. यस, 2x + 3y इज इक्वल. हाँ हाँ, ये कर लोगे. 48 फुल टिकट, हाफ टिकट. चलो होमवर्क क्या है? 48 भी होमवर्क है. अभी 10 मिनट है. अभी 2 मिनट बचे हैं.